हेलो एवरीबॉडी। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि यूनिट 1 है आपके पेपर 1 की, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजर, उसका फर्स्ट पार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट के साथ, विच टॉक्स अबाउट एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो बहुत सारे हैं। वी हैव तक्षशिला, वी हैव नालंदा, वी हैव विक्रमशिला, वी हैव उज्जैन का अवंतिका, वी हैव तिरहुट फ्रॉम मिथिला। ठीक है, देन वी हैव पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, वी हैव सोमपुरा महावीरा, वी हैव पाटलिपुत्र इन पटना। हम इन सबको एक समराइज्ड फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में लर्न कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2024 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ लेफ्ट साइड इंस्टीट्यूशंस के नाम मेंशन थे और राइट साइड उसके स्कॉलर्स दे रखे थे और आपको मैच करना है कि कौन सा स्कॉलर किस टाइम पे बहुत फंक्शनल था। ठीक है, तो हम उन सिर्फ स्कॉलर्स और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोकेशन, हम पीरियड, हम सिग्निफिकेंस सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ विद तक्षशिला। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस अब वो पाकिस्तान में चला गया। 600 BCE टू 500 CE का टेन्योर था। तक्षशिला मेजरली फोकस करता है ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी पे, और मेजर स्कॉलर्स हैं चाणक्य, पनीनी और जिवाका। सेकंड आता है नालंदा, विच इज इन बिहार, इंडिया। देखो, टाइम याद करना बहुत डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, तो हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। नालंदा मेजरली फोकस्ड ऑन बुद्धिस्ट लर्निंग्स। बुद्धा ये कह के गए हैं, ये कह के गए हैं, ये कह के गए हैं। द मेजर स्कॉलर्स वर आर्यभट्ट, दिगंगा एंड शीलभद्र। नेक्स्ट आता है विक्रमशिला, अगेन फ्रॉम बिहार, इंडिया। ये भी एडवांस्ड बुद्धिस्ट फिलोसफीज और स्टडीज के बारे में बता के गए हैं। मेन जो है वो है धर्म पाला। देन वी हैव उज्जैन, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे बहुत फोकस किया गया था बाय वाराहमिहिरा एंड ब्रह्मगुप्ता। आप ध्यान से देखेंगे तो उज्जैन का जो स्कूल है उसे आप बोलते हैं अवंतिका। ठीक है, तो इट फोकस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मिथिला, विच इज अगेन बिहार, नेपाल। संस्कृत और फिलोसफी, लॉजिक, इन सब पे फोकस किया। देन वी हैव पुष्पागिरी, सोमपुरा एंड पाटलिपुत्र। इसमें से पाटलिपुत्र इम्पॉर्टेंट है। एक तो बिहार, इंडिया, मौर्य एम्पायर का टाइम था। स्टेट सेंटर फॉर स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, और इसके मेन स्कॉलर हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त, चाणक्य और ये सबके टेन्योर की बात है। ये हमारे एंशियंट स्कूल्स और थॉट्स खत्म होते हैं। अब हम एक नई थ्योरी पे चलते हैं जिसपे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने। क्या नाम है थ्योरी का? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हम हमेशा पढ़ते हैं जब भी वर्ड कॉग्निटिव आ जाए, इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, इट इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, तो वो कॉग्निशन तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पियाजे के बारे में जान लेते हैं। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बोला चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक वेज ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में 4 फेजेस को क्रॉस करता है ऑन अ ब्रॉडर लेवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, cognitive development involves changes in how children perceive the world, how they organize and process information, and how they solve problem. आप बचपने में उस वर्ल्ड को कैसे देखते हो, वही चीजें जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, आप रीजनिंग्स बेटर करने लग जाते हो, और बेटर हो जाता है और बेटर हो जाता है। सो हाउ दे परसीव द वर्ल्ड, वो दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं,
कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सारे इंफॉर्मेशन को और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हम पियाजे की थ्योरी को जानना चाहें तो पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा उन्होंने अपनी थ्योरी में इन कॉन्सेप्ट्स को मेंशन किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्कीमास। स्कीमास का प्लूरल जो है उसको आप बोलते हैं स्कीम्स। इट टॉक्स अबाउट मेंटल स्ट्रक्चर। ये मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है कि आप ये मान सकते हैं स्कीमा को कि वो बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज है। ठीक है, अब बच्चा धीरे धीरे उस नॉलेज को और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज ऐसे ऑर्गेनाइज करके उस बेसिक यूनिट को एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाता है जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है। तो स्कीमा इज द बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज। बच्चा धीरे धीरे उसमें और स्कीमा और नॉलेज और इंटरप्रिटेशन और इंफॉर्मेशन को ऐड करता जाता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में कन्वर्ट कर देता है, एक कॉम्प्लेक्स स्कीमा में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला क्लियर है स्कीमा। सेकंड आता है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। हम ये भी कह सकते हैं असिमिलेशन फर्दर लीड्स टू अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब है जब आप न्यू एक्सपीरियंसेस को अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा ऑलरेडी जानता है कि इस एनिमल को हम डॉग कहते हैं। अब उसने एक नया एनिमल देखा, लेट्स से वो डॉग ना ब्राउन कलर का था, तो अब वो इस पिक्चर को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर लेकर जाएगा और बोलेगा घर आके कि ओ आई सॉ अ डॉग टुडे। ही ऑलरेडी नोज कि डॉग होता क्या है, वो दिखता कैसे है। अब जब उसको एक नया डॉग दिखेगा वो उसको असिमिलेट, वो उसको एक्यूमुलेट, वो उसको इंटीग्रेट करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ। ठीक है, दैट इज असिमिलेशन। आप न्यू इंफॉर्मेशन को ओल्ड स्कीमा के साथ इंटीग्रेट करते हो। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी कि ओल्ड स्कीमा को या तो मॉडिफाई करते हो या फिर नए स्कीमास को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड माइट लर्न दैट अ कैट although similar to dog but is a different animal। ठीक है, उसको डॉग के बारे में ऑलरेडी पता है लेकिन आज उसने कैट के बारे में जाना। उसने नई इंफॉर्मेशन को या तो सीखा या पुरानी को मॉडरेट किया। उसने अपने माइंड में और सेट किया कि नाउ कैट इज लेस डेंजरस देन अ डॉग और डॉग बार्क्स एंड कैट म्याउस। ठीक है, तो अकोमोडेशन मतलब या तो नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑल टुगेदर नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर लेकर जाना या फिर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। ऐसा भी बोला जाता है कि एसिमिलेशन इज गेनिंग नॉलेज एज इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एज इट इज वर्ड अगर यूज हुआ है तो मतलब आप असिमिलेशन की साइड जा रहे हो। लेकिन जब आप चीज को एज इट इज एक्सेप्ट ना करो, क्वेश्चन करो, व्हाई, रीजनिंग समझो, तो मतलब आप उसे अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टर्म जो पियाजे ने यूज किया है दैट इज इक्विलिब्रेशन। अब इक्विलिब्रेशन को समझने के लिए आपको डिसइक्विलिब्रियम को समझना होगा। जब बच्चा एक नई चीज को सुनता है या समझता है तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है, वो कुछ चीजों पे एक्सेप्ट नहीं करता, अग्री नहीं करता। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, हम सब ऐसे ही हैं एज अ ह्यूमन। जब नया फोन आया था तो हमने कहा था फोन थोड़ी यूज कर सकते हैं, आंखें खराब होगी, फोन थोड़ी यूज कर सकते हैं, लोगों की हैबिट बिगड़ जाएगी, फोन थोड़ी यूज कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, एवरीबडी विल टॉक ऑन फोन और फिर बाइक चलाएंगे। वो हमारा डिसइक्विलिब्रियम फेज था। और आज हम फोन एक्टिवा चलाते हुए भी यूज करते हैं, हम क्लासेस में भी यूज करते हैं, हम हर काम के लिए यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, आई एम जस्ट सेइंग कि हम अनएक्सेप्टेंस की स्टेट से एक्सेप्टेंस की तरफ डिराइव हो गए। हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ चले गए। इस इक्विलिब्रियम की तरफ जाने को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो अगर बच्चे को कोई नई चीज जिसमें वो कंफ्यूज्ड है, इनकंसिस्टेंट है, या तो वो उसको एज इट इज सीख लेगा, असिमिलेट कर लेगा, या धीरे धीरे अपने माइंड में चेंजेस लाके उसको अकोमोडेट कर लेगा। बट अल्टीमेटली दिस एसिमिलेशन एंड दिस अकोमोडेशन लीड्स टू इक्विलिब्रेशन।
समझ आ रहा है? तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर मेजरली पढ़ा। पहला था स्कीमास, दैट टॉक्स अबाउट बेसिक यूनिट ऑफ नॉलेज। आप किसी चीज को समझना शुरू करते हो, धीरे धीरे उस स्कीमा को आप कॉम्प्लेक्स करते रहते हो बाय अंडरस्टैंडिंग वेरियस फैक्टर्स। दूसरा आता है असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन उस चीज को एज इट इज सीखना, न्यू एक्सपीरियंस को अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर ऐड करना। सेकेंड आता है अकोमोडेशन, विच टॉक्स अबाउट either learning new things or modifying the existing schema. Ultimately, this assimilation and accommodation leads to equilibration. यहाँ पर हमने जीन पियाजे के दिए हुए टर्म्स समझे। अब हम ध्यान से समझते हैं कि वो कौन से 4 स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बच्चे की जो लाइफ स्पैन है उसको ईयर्स के अकॉर्डिंग ब्रेक किया। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अप टू 2 ईयर का जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में है। तो ध्यान रखो 0 to 2 ईयर्स का जो चाइल्ड है वो सेंसरी मोटर स्टेज पे है। फिर जब 2 to 7 ईयर्स का जब वो होगा तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा। फिर 7 to 11 बोल दो या इसको आप 8 to 11 बोल दो, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। और 12 ऑनवर्ड्स वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, तो अब हम एक एक स्टेज को समझते हैं। सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में एक 0 to 2 ईयर का चाइल्ड है। ठीक है, तो इन्फेंट लर्न्स दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सी, हियर और टच इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टॉय को एक ब्लैंकेट के नीचे छुपा दोगे तो भी वो बच्चा हंस के बोलता है उधर कुछ है, राइट। उनको सेंसरी मोटर स्टेज में सिर्फ ये समझ आता है कि चीजों को छुपाया जा सकता है बट दे स्टिल एग्जिस्ट देयर। ठीक है, सेकंड आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके अंदर काफी डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। बच्चे ना सिंबॉलिक थॉट, ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं। ये सब आपको क्वेश्चन में वर्ड्स दिखेंगे, ऑल्दो आपको मीनिंग पता होगा इन जनरल, बट ये स्पेसिफिक वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। पहला आता है सिंबॉलिक थॉट, जब बच्चे ना सिंबल्स को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप उसे बोलोगे कि मैं डंडे से मारूंगा तो वो समझ जाते हैं कि ओ शिट मम्मी ने रॉड उठा ली अब मारेंगे। सिंबल्स को समझना शुरू कर देते हैं। सेकंड आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या, उन्हें लगता है कि जिस तरीके से हम एक चीज को देख रहे हैं वो एकदम सही है एंड एवरीबडी वुड बी सीइंग दैट। उन्हें लगता है जब हमें ये दिख रहा है तो सबको यही दिख रहा होगा ना। ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड इज प्लेइंग अ गेम दे मे बिलीव एवरीवन सीज द गेम द वे दे डू। जैसे वो देखते हैं वैसे ही सब देख रहे होंगे। उन्हें ये नहीं पता कि सेम थिंग कैन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। उन्हें लगता है मुझे ऐसा दिख रहा है सबको ऐसा ही दिख रहा होगा। तीसरा आता है एनिमिज्म। आपने देखा है बच्चे अपने गाड़ी से, ट्रक से, टॉय से, ट्रीज से, कार्स से, उनके टॉयज से बात करते हैं और अगर उनका टॉय गिर जाए तो उन्हें लगता है ओ शिट इसको लग गई होगी। सो दे स्टार्ट फीलिंग इवन फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इवन फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब उन्हें ये नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत लंबी ग्लास में उनको जूस दोगे या लेट्स से उन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कोल्ड ड्रिंक दोगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे फ्लैट और ऐसे वाइड ग्लास में दोगे तो वो कम खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि मम्मी ने यहाँ कम दिया और यहाँ ज्यादा दिया। सो दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, उनका फोकस थोड़ा इन्फेंट है ना, थोड़ा ऐसा ही रहेगा। अप टू 7 ईयर्स, सो ये 2 to 7 ईयर्स की स्टेज है। इसके बाद आती है 8 to 11 की, जिसके अंदर वो कंजर्वेशन सीख जाते हैं, यानी कि शॉर्ट ग्लास है या वाइड ग्लास है या लॉन्ग ग्लास है। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर मैंने डाला तो वो तीनों में 1 लीटर ही रहने वाला है। दूसरा, वो रिवर्सिबिलिटी को समझ जाते हैं, यानी कि 2 + 3 = 5। सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट कि अगर हम 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। वो रिवर्स भी सीख जाते हैं चीजों का। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है, स्पीशीज को साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, कौन डोमेस्टिक हैं, कौन डोमेस्टिक नहीं हो सकते हैं एनिमल्स, वो क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं। और नेक्स्ट आता है सीरिएशन। देखो अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको लगेगा, अगर मान लो 4 ऑप्शंस में से आया कि अ चाइल्ड इज समवेयर बिटवीन 8 to 11 ईयर्स, तो उसमें ये कौन कौन से फीचर्स हैं, तो आपको सीरिएशन नहीं पता होगा, राइट। इसीलिए कॉन्सेप्ट से ज्यादा ये कीवर्ड्स भी हमारे पेपर को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट है। सीरिएशन मतलब किसी चीज को सीरीज में सेट करना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट में, किसी भी सीरी में सेट करना, उसको बोलते हैं सीरिएशन। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 8 to 11 ईयर्स के चाइल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको ये की फीचर्स देखने को भी मिलेंगे। उसके बाद लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, उसके की फीचर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब वो बच्चा ना वो कॉन्सेप्ट जो दिख नहीं रहे उसके बारे में भी सोचेगा, जस्टिस, फ्रीडम, लव, हेट, एसेंस ऑफ लाइफ, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये चीजें आप दिखा नहीं सकते, वो अपने आप उन्हें कॉन्सेप्ट बिल्ड करके समझनी होगी। दूसरा आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब वो ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि मान लो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मान लो अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर करना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशनल थॉट्स, वो इफ देन वाले प्रोपोजिशन पे भी चले जाते हैं, इफ दिस देन दिस, इफ दैट देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ना वो सब पॉइंट्स को, सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि मेरा व्यू पॉइंट ये है तो शायद मेरे ओपोनेंट का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, राइट। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि बच्चों को लगता है सेंट्रेशन, कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं वही एकदम सही है। यहाँ पर इस स्टेज में सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स की तरफ एक्सेप्टेबल हो जाते हैं थोड़ा। ऑल्दो पियाजे की थियोरी बहुत सक्सेसफुल है, बट हर चीज की थोड़े क्रिटिसिज्म्स होते हैं। पहला है अंडर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रन एबिलिटी। उस पियाजे ने सब कुछ जनरलाइज कर दिया, इस स्टेज में बच्चे के साथ ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। व्हाट इफ ही इज अ क्विक लर्नर और ही इज अ स्लो लर्नर, उसकी बात ही नहीं की। सेकेंड, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर। आप किस सोसाइटी में, किस बिलीफ में, किस कल्चर में ग्रो कर रहे हो, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में। इन पॉइंट्स पे पियाजे ने कुछ बोला ही नहीं। दूसरा, पियाजे ने हर चीज में अपने स्टेजेस को मेंशन किया है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू जज अबाउट द चाइल्ड, जस्ट चेक विच स्टेज ही और शी इज इन। ठीक है, तो ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेजेस। पर ये सब छोटे मोटे क्रिटिसिज्म है। मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि पियाजे थियोरी इज नोन एज रिवॉल्यूशनरी, इज अ कॉर्नरस्टोन, और बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थियोरी मानी जाती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉब्स लर्निंग स्टाइल। ठीक है, ये जो है वो डेविड ए कॉब्स ने प्रपोज किया इन 1984। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है, इसको ELT बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर बात किया गया है कि हाउ इंडिविजुअल्स प्रेफर टू लर्न, कि लोग लर्न करना कैसा पसंद करते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टेंडेंसीज। ठीक है, कई लोगों को चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना पसंद है, कई लोगों को चीज़ों को थ्योरेटिकली सीखना पसंद है, कई लोगों को वो चीज़ें सिर्फ देखनी पसंद है, जब वो देखते हैं वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल्स बहुत सारे टाइप्स के हैं। हम इसको एक पिक्चर के थ्रू लर्न करते हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप इस पिक्चर से इसको लर्न कर लोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, पहले आप इस सर्कल को देखो, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अकोमोडेटिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और असिमिलेशन। इसको याद करने का तरीका है, यहाँ पे डायगोनल में AA है और यहाँ पे डायगोनल में CD है। थोड़ा इजी है ना याद करना, AACD। A इज अकोमोडेशन, दिस A इज असिमिलेशन। आपने अकोमोडेशन और असिमिलेशन थोड़ा पढ़ा है अभी आज के वीडियो में। यहाँ पर आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब देखो इस सर्कल में ना यहाँ 4 चीजें लिखी है, फीलिंग,
वॉचिंग, थिंकिंग और डूइंग। अगर कॉप डगलस पे आप पे कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं चाहूंगी कि आप पेपर में ये ड्रॉ कर लो। अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना ए सी डी, तो आपके क्वेश्चन गलत होने बंद हो जाएंगे। फिर आपको तीसरा क्या लिखना है, यहाँ पर आपकी फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्या देखते हो, फिर आप क्या सोचते हो, और अल्टीमेटली आप क्या करते हो। सो फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, डूइंग, ये याद कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं। डाइवर्जिंग कौन सी पर्सनालिटी होती है? जो चीजों को फील करके और देख के सीखती है। उनका लर्निंग स्टाइल क्या है? फीलिंग एंड वॉचिंग। अब आप भी आंसर कर सकते हैं। असिमिलेशन कौन सा स्टाइल है? देखो, वो वॉचिंग और थिंकिंग वाला ब्लॉक है ना, तो वो लोग जो देख के और सोच के चीजों को सीखना पसंद करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि अकोमोडेशन टाइप ऑफ जो लर्नर है वो क्या चीजें करके सीखना पसंद करता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आ गया तो। ठीक है, अब देखो, एक्चुअल आइडिया इस कॉप डगलस मॉडल में इतना ही है, AACD, फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, डूइंग। बस इस फीलिंग को थोड़ा एग्जैग्जरेटेड, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए हम बोल देते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। वॉचिंग को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। थिंकिंग को हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। और डूइंग को हम बोल देते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये कीवर्ड्स आप बस लर्न कर लेना, बट द मेन थ्योरी इज AACD, फीलिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, डूइंग। ये अगर आपने लर्न कर लिया तो आप इस थियरी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ थोड़ी फैक्चुअल बातें याद रखना, कब आया था, किसने दिया था, और ये 4 स्टाइल्स क्या हैं। अब मैंने यहाँ पर इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, डाइवर्जिंग, एसिमिलेशन, कन्वर्जिंग और अकोमोडेशन। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो डोंट वरी, यू विल गेट दिस PDF, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, आप वीडियो को पॉज करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, रोल्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर है डाइवर्जिंग, एसिमिलेशन, कन्वर्जिंग, देन अकोमोडेशन। प्लीज पॉज इट एंड रीड इट फॉर योरसेल्फ, तभी आपको समझ आएगा कि आपको टॉपिक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, दिस इज द लर्निंग साइकिल, ये हम बात कर चुके हैं, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं उन सिंपल चीजों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है अश्योर मॉडल। वी हैव एडी मॉडल एंड वी हैव अश्योर मॉडल। इस मॉडल की खासियत ये है कि आपके पास ना कई सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे होगा एनालाइज, ठीक है, स्टेट ऑब्जेक्टिव, यूटिलाइज, रिक्वायर, इवैल्यूएट, और ये वर्ड्स थोड़े जम्बल्ड दिए होते हैं। किसी ऑप्शन में पहले एनालिसिस दे दिया, फिर इवैल्यूएशन दे दिया, किसी ऑप्शन में पहले एनालिसिस दिया, फिर स्टेट ऑब्जेक्टिव दिया, फिर इवैल्यूएशन दिया, ऐसे करके सारे डिटर्मिनेंट्स मेंशन होंगे। बहुत इजी है, आपको सबसे पहले अश्योर वर्ड याद आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि ये अश्योर मॉडल है, वो आपको बोलेगा कि ये 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको सीरियल ऑर्डर में सेट करो। ठीक है, तो आपको देख के उन ऑब्जेक्टिव से याद आ जाना चाहिए कि ओ, ये तो अश्योर मॉडल है। बस एक बार ये याद आया, फिर कुछ नहीं, फिर आपको उनको सीक्वेंस में सेट करना है। पहले आप बच्चे को एनालाइज करोगे। ठीक है, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ एडुकेटर, आपका पहला काम क्या है कि आप अपने ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करते हो, कि उनके पास ऑलरेडी कितनी प्रायर नॉलेज है, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या एज है, क्या लर्निंग कैपेबिलिटीज है, आप एनालाइज करते हो। फिर आप उनको जाके अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हो कि देखो, हमारा ये एम है, हमको ये चीजें सीखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बैकग्राउंड नहीं दिया था, सॉरी। अश्योर मॉडल जो है वो हिंच, मोलेडा, रुसेल और स्मैलेंडो, इन सबके कंबाइन एफर्ट से 1990 में आया था। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिकल गाइड ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड मीडिया इनटू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टेक्नोलॉजी और मीडिया को इन्होंने इन्वॉल्व किया। दैट्स हाउ यू टीच। ठीक है, आईटी और मीडिया को इन्होंने काफी एम्फेसिस दिया है। तो सबसे पहले आप लर्नर को एनालाइज करोगे, फिर उन्हें ऑब्जेक्टिव बताओगे। ऑब्जेक्टिव बताने का एक फॉर्मेट है जिसको हम बनानीज अकेडमी में बोलते हैं ABCD फॉर्मेट। पहले ऑडियंस को समझो, फिर उनके बिहेवियर को समझो,
कि उनको क्या सीखने की जरूरत है, फिर कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन शुड दे लर्न दिस, ठीक है, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और डिग्री कि ये कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, ओके, बट किस डेप्थ तक, किस डिग्री तक, वो आ जाता है डिग्री में, ठीक है। तो आपने पहले लर्नर्स को एनालाइज किया, फिर ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट किया, अब आप अपने मीडिया और मटेरियल को चूज करोगे, जिसके अंदर आप अपना एप्रोप्रिएट टूल, मीडिया, रिसोर्सेज, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, इंटरैक्टिव टूल है, लाइव लेक्चर है, चूज कर लोगे। फिर आपने चूज किया, अब उस मीडिया को एक्चुअली यूटिलाइज भी करोगे, है ना, उसको एफिशिएंटली, बेस्ट तरीके से, ताकि बच्चे एंगेज हो, उसे समझें, आप यूटिलाइज करोगे। पर देखो, लर्निंग और टीचिंग इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट। आपने बच्चों को एनालाइज किया, आपने उन्हें ऑब्जेक्टिव्स बताए, आपने मीडिया सेलेक्ट किया, आपने मीडिया को यूटिलाइज किया, ये सब तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक लर्नर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। इससे सच में पता चलता है कि इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस वीडियो, या हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज पार्टिसिपेट, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मतलब है हैंड्स ऑन लर्निंग, कोलैबोरेशन, बच्चों को बोलना कि चलो ये प्रोजेक्ट बना के दिखाओ अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो, ठीक है। और लास्ट में आप इवेल्युएट करते हो कि कितना नॉलेज आपसे उन तक गया है और एक्चुअली वो कितना समझे हैं और किन कॉन्सेप्ट्स को रिविजन की जरूरत है, ठीक है। वेरी सिंपल मॉडल, अगर आपको पेपर में याद आ जाए कि ओ ये तो अश्योर मॉडल है, you have to analyze, you have to state, select media, utilize media, you require learners participation, and last में आता है evaluation, ठीक है। ये एजुकेशन सेटिंग्स में बहुत यूटिलाइज हो रहा है, बिकॉज नाउ IT इज नीड ऑफ आवर, हर जगह यूज हो रहा है। नेक्स्ट मॉडल है एडी मॉडल, ठीक है, अश्योर मॉडल हम कर चुके हैं, नेक्स्ट आता है एडी मॉडल। ये 1970 में आया, सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इस मॉडल को यूज किया गया था, ठीक है। जो एडी मॉडल है वो 5 स्टेजेस में ब्रेक डाउन हुआ है, देखो ADDIE, अगेन नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले होता है एनालिसिस, फिर आता है डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहले आप ऑडियंस को एनालाइज करो, उनकी नीड्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी प्रायर अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो आप तक आए क्यों है। फिर आपको डिजाइन करना होगा, कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या कंटेंट होगा, कैसे डिलीवर करेंगे, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस तरीके से अपने सारे मटेरियल को डिजाइन करना होगा। अब डिजाइन तो कर लिया कि चलो वीडियो लेक्चर्स देंगे, दिन में 2 घंटा देंगे, हफ्ते में 4 दिन देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू इट एट बनानीज अकेडमी, ठीक है। पर आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको वो वीडियोस बनानी पड़ेगी, आपको स्लाइड्स बनानी पड़ेगी, वो वर्कबुक्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। अब एनालाइज भी कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, डेवलप भी कर लिया, अब आता है इम्प्लीमेंटेशन, जब एक्चुअली आप उस सारे अभी तक के एफर्ट्स को लोगों तक पहुंचाओ विद प्रॉपर सेटअप, ताकि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक उस डेवलप्ड प्रोडक्ट को पहुंचा सको। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है इवैल्यूएशन, जब आप ये देखते हो कि एक्चुअली हमने जो एनालाइज किया, जो डिजाइन किया, जो डेवलप किया, जो इम्प्लीमेंट किया, वो कितने अच्छे से हमारे लर्नर्स तक पहुंच गई है, ठीक है, उसका कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। आप सबने जरूर सुना होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग असेसमेंट होती है, जो आपके एफए होते हैं ना 20-20 नंबर के स्कूल में, कॉलेज में होते रहते थे, वो फॉर्मेटिव है। समेटिव मतलब ईयर एंड, जब वो आपको बताते हैं कि आप पास हो गए या आप फेल हो गए। इन फॉर्मेटिव और समेटिव के बारे में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जाननी बहुत जरूरी है। पहला तो ये, फॉर्मेटिव असेसमेंट ना यूजुअली टीचर को पता चलता है कि वो कितना एफिशिएंटली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि वो जो मान लो फॉर्मेटिव असेसमेंट में सबके नंबर गंदे हैं, तो ये टीचर के लिए एक रियलिटी चेक होता है कि ओ माय गॉड आई एम नॉट टीचिंग वेल, ठीक है। समेटिव असेसमेंट ईयर एंड असेसमेंट है, जब बच्चे को पता चलता है यार फेल हो गए या पास हो गए,
ठीक है, दैट इज ईयर एंड, दैट इज लाइक फाइनल रिजल्ट. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असेसमेंट, sorry did I write something wrong, assessment for learning, और एक आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग. ये PYQ है, ठीक है. और आपसे पूछ लेते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है. आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है. सिमिलरली असेसमेंट ऑफ लर्निंग पूछ लेते हैं और ये ऑप्शंस आ जाते हैं. ध्यान रखना, कैसे याद करोगे, FOR फॉर, और फॉर्मेटिव में भी आता है वर्ड फॉर. तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है. समझ आया? और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इस ऑफ को ना OF मत पढ़ो, इसको पढ़ लो OFF. राम नाम सत्य है, अब कुछ नहीं हो सकता, पास तो पास, फेल तो फेल. असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट. तो अगर आप पे क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा असेसमेंट है, तो याद रहेगा कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है. असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट है. अब एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ के जाती हूँ, इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी. असेसमेंट एंड लर्निंग क्या होता है, उसका कीवर्ड क्या है. असेसमेंट एंड लर्निंग, इसका कीवर्ड क्या है. जैसे मैंने आपको बताया ना, फॉर लर्निंग का फॉर्मेटिव है, ऑफ लर्निंग का समेटिव है. तो असेसमेंट एंड लर्निंग का कीवर्ड क्या है बताइएगा. ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज वाक मॉडल. आई डोंट नो, बट इफ यू आर अ जेन जी watching at this video, you should know about this concept. This is a concept जो न्यूज़पेपर में बहुत बार मेंशन किया गया है और मल्टीपल टाइम्स नेट में आया है. ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड और फिर इस टॉपिक के बारे में आगे चलते हैं. वाक मॉडल दिया है नील डे फ्लेमिंग ने 1987 में. क्या ये याद करना जरूरी है? बहुत जरूरी है. नील डी फ्लेमिंग 1987. वाक मॉडल के अंदर उन्होंने बात किया है विजुअल, ओरल और ऑडिटरी, रीड, राइट एंड काइनेस्थेटिक्स के बारे में, कि एक स्टूडेंट जो है वो वाक मॉडल के थ्रू लर्निंग करता है. ठीक है, वाक मॉडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इट कैटेगराइजेस लर्निंग प्रेफरेंसेस इनटू 4 प्राइमरी मोडालिटीज. आपकी लर्निंग प्रेफरेंसेस यूजुअली इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई देयर प्रेफर्ड वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, अलाउइंग फॉर मोर इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज. ये बच्चों को हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कि देखो मैं इस तरीके से पढ़ना पसंद करता हूँ, मुझे इस तरीके से पढ़ाई जल्दी समझ आ जाती है. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल. इज इट रिलेटेड विद विजुअल्स? क्या आप ऐसे हो जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स या कोई चीज जब विजुअली दिखाई जाए आपको फटाफट समझ आ जाती है. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स आए थे ना, इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, वो विजुअल्स में आ जाते हैं. दूसरा आता है ऑडिटरी या ओरल. कई लोग हैं, जैसे आप लोगों में से भी कई लोग होंगे, जिनको सिर्फ टीचर बोलती जाए और वो सुन रहे हैं ना, उनको सब चीजें समझ आ जाती है. उन्हें लेक्चर मेथड, पॉडकास्ट मेथड, ग्रुप डिस्कशन, जहां पे भी उनको सुनने को मिल रहा है, दे आर हैप्पी विद इट. ठीक है, नेक्स्ट आता है रीड राइट. वो लोग जिनको टेक्स्ट बेस्ड इनपुट ज्यादा समझ आते हैं. जब वो उस चीज को खुद पढ़ते हैं, चाहे ऐसे है, मैनुअल है, लिस्ट है, हैंड आउट है, जब तक कोई उनको दिखा रहा है या बोल रहा है उनको नहीं समझ आएगा. जब वो खुद रीड करेंगे तो उनको फटाफट समझ आ जाएगा. और नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक. काइनेस्थेटिक हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट. जब आप वो चीज करके देखते हो, आपको बचपन में करवाया जाता था ना, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करवाते थे, या कभी बोलते थे महाराणा प्रताप जैसा रोल प्ले करके दिखाओ. तो व्हेन यू प्ले द रोल ऑफ दैट पर्सन, आपको एक्चुअली समझ आता है कि ओ माय गॉड, कितनी पावर चाहिए. एक्टिंग करने के लिए इतनी पावर चाहिए, तो एक्चुअल में तो कितनी चाहिए, राइट. तो काइनेस्थेटिक. तो वाक मॉडल इज व्हाट? विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट, काइनेस्थेटिक. ठीक है,
यहाँ पे वाक मॉडल खत्म होता है। उसके बाद मल्टी मॉडल भी हो सकता है एक स्टूडेंट है जिसको विजुअल और ऑडिटरी दोनों पसंद है, या दोनों का कॉम्बिनेशन उसके लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वो मल्टी मॉडल लर्नर का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट क्लास में 4 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स स्टार्ट करेंगे। एक बार के लिए वापस बता देती हूँ, यूनिट 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ यूजीसी नेट का जो ट्रेजर है, जो हमारी बनानीज एकेडमी में पार्ट 4 है बेसिकली, उसका ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको 3rd, 4th, 5th में भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, that the concept knowledge is extremely important in UGC NET. So if you are understanding the concept, you are like doing 80% of it. उसके बाद भी 20% रह जाता है, वो कैसे कवर करने का, वो मॉडल किसने दिया, वो किस ईयर में आया, और उसके कीवर्ड्स क्या हैं। हमारा गेम, हमें एग्जाम में जाके पैराग्राफ थोड़ी लिखना है, हमारा गेम पैराग्राफ है ही नहीं, हमारी गेम बहुत सारी नॉलेज है ही नहीं। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर दिख जाए तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है। सो कीवर्ड इज द गेम, कीवर्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया तो नेट निकल जाएगा, ठीक है। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टू टॉक, just to take suggestions or join classes, 8079093336 is where you should call. Banani's Academy, I will personally answer all the calls in evening. Okay, thank you so much, bye, have a very good day, keep studying, study, understand, focus, revise. That's how you can nail it. Thank you, bye.